Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IAS episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से आर्टिकल्स है जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज. So the first article is on सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम. सो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे. उसमें कौन से मेंबर्स होते हैं, कैसे चूज करते हैं वो, उसमें कौन से कंट्रोवर्सीज हैं, उसे समझने की कोशिश करेंगे इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. The second article is on an exercise done by Shanghai Cooperation Organization known as the Joint Anti-Terrorism Exercise. So यहाँ पर उस exercise को समझने की कोशिश करेंगे in our second one. The third article is on the Election Commission. So यहाँ पर बात करेंगे Election Commission है क्या, कैसे बना, क्या क्या पावर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, क्या क्या सेफगार्ड्स हैं इलेक्शन कमीशन के, कैसे मेंबर्स को निकाला जाता है, कैसे अपॉइंट किया जाता है, क्या क्या इश्यूज हैं. सो ऑल दिस थिंग्स विल बी एनालाइजिंग इन आवर थर्ड आर्टिकल. द फोर्थ वन इज ऑन दी CBI. सो यहाँ पर बात करेंगे CBI है क्या, उसके हिस्टोरिकल कोटेशन को समझेंगे, क्या क्या रिफॉर्म्स हैं CBI में जो लाने चाहिए, क्या क्या इश्यूज हैं, उन चीज़ों को समझेंगे इन आवर फोर्थ आर्टिकल. द फिफ्थ वन इज ऑन दी नोबेल लॉरेट्स. सो यहाँ पर जो नोबेल लॉरेट्स हैं उसके बारे में समझेंगे, उनके वर्क्स को समझेंगे, क्या इंपॉर्टेंस रखता है, दैट वुड बी एनालाइजिंग इन आवर फिफ्थ आर्टिकल. The sixth one is on the space economy. So यहाँ पर बात करेंगे स्पेस इकोनॉमी होता क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है स्पेस इकोनॉमी का, इंडिया ने ओवर द इयर्स क्या क्या मेजर्स लिए हैं ताकि एक्सप्लोर कर पाएं, इंडिया का क्या है प्रेजेंट सिनेरियो. सो दैट थिंग्स विल बी एनालाइजिंग इन आवर सिक्स्थ आर्टिकल. देन एज यूजुअल द सेवेंथ वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज ऑन द कॉलेजियम सिस्टम. आज जो ये कॉलेजियन सिस्टम है, द डिबेट ऑन दिस कॉलेजियन सिस्टम, द कॉन्ट्रोवर्सीज ऑन दिस कॉलेजियन सिस्टम स्टार्टेड विद द पॉइंट्स विच आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 124. अब आर्टिकल 124 जो है संविधान में, उसमें क्लॉज 2 में ये मेंशन किया गया है कि एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शाल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर consultation with such number of the Supreme Court and High Court judges as the President deems necessary. अब controversy था over the meaning and the nature of the consultation. कंसल्टेशन का नेचर क्या होगा, क्या वो कंसल्टेशन बाइंडिंग होगा ऑन द प्रेसिडेंट, क्या कंसल्टेशन बाइंडिंग नहीं होगा. सो दिस वाज द डिबेट और इसे क्लैरिफाई करने के लिए ओवर द इयर्स काफी सारे जजमेंट्स हुए हैं. सो लेट्स सी द मेजर जजमेंट. सो द फर्स्ट जजमेंट दिस कंट्रोवर्सी, इसे क्लैरिफाई करने के लिए फर्स्ट मेजर जजमेंट वाज द SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1981, जिसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं द फर्स्ट जज केस. तो फर्स्ट जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कंसल्टेशन है, कंसल्टेशन डज नॉट मीन्स कॉन्करेंस. दैट मीन्स कंसल्टेशन जो है वो बाइंडिंग नहीं है एग्जीक्यूटिव के ऊपर. दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव के पास डिस्क्रिशन है. दैट इज एग्जीक्यूटिव इज गिवन प्राइमेसी ओवर द जुडिशियरी व्हेन इट कम्स टू जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन द फर्स्ट जज केस. बट सुप्रीम कोर्ट ने एक यू टर्न लिया इन द सेकेंड जज केस. सेकेंड जज केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो कंसल्टेशन है दैट मीन्स कॉन्करेंस, दैट मीन्स इट इज बाइंडिंग ऑन द एग्जीक्यूटिव. दैट मीन्स जुडिशियरी ने जो भी कंसल्टेशन, जो भी रिकमेंडेशंस किए हैं वो एग्जीक्यूटिव को मानना ही पड़ेगा. दैट मीन्स जुडिशियरी इज नाउ गिवन प्राइमेसी ओवर द एग्जीक्यूटिव व्हेन इट कम्स टू जुडिशियल अपॉइंटमेंट. देन अनदर कंट्रोवर्सी इरप्टेड. दूसरा कंट्रोवर्सी ये था कि आर्टिकल 124 में ये कहा गया है कि अगर हम लोग को सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट करना है, देन CJI दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन लेना है. तो प्रेसिडेंट को ये डाउट हुआ कि अगर हम लोग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन लेना है, क्या मतलब उस ओपिनियन का, क्या वो ओपिनियन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सोल ओपिनियन होगा या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी और को रेफर करेंगे, किसी और से डिस्कस करेंगे. और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि नो, दिस थिंग जो होगा ये कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस. चीफ जस्टिस का जो ओपिनियन है वो उनका सोल ओपिनियन नहीं होगा. चीफ जस्टिस बाकी 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस जो भी सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं उनसे बात करेंगे, उनसे कंसल्ट करेंगे और जो उनका टुगेदर, जो उनका कोलैबोरेटिव फॉर्म में जो भी रिकमेंडेशंस होगा, दैट वुड बी द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एंड दैट इज समथिंग दैट केम आउट ऑफ द थर्ड जज केस ऑफ 1998. देन अनदर इशू केम, क्योंकि यहाँ पर जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते थे तो यहाँ पर फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म का एलिगेशंस काफ़ी सारे लगने लगे थे, काफ़ी सारे नेगेटिव अपॉइंटमेंट्स किए गए थे. सो उसे हटाने के लिए, उस एलिगेशंस को साफ करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने 99th अमेंडमेंट लाया, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. उसके बेसिस पर पार्लियामेंट एनेक्टेड एंड फॉर्म द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमिटी, जिसे हम लोग NJAC कहते हैं. इस कमेटी में एग्जीक्यूटिव के भी कुछ मेंबर्स थे और जुडिशियरी
जुडिशरी के कुछ मेंबर्स थे, और इस कमेटी का काम ये था कि ये कमेटी एज एन होल रिकमेंड करे कि किस किस मेंबर्स को, किस किस जजेस को हम लोग अपॉइंट करें, कहाँ पर अपॉइंट करें। दैट वाज द रोल ऑफ दिस एनजेसी। बट इशू यहाँ पे ये था कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो है, जो कि जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव का दखलंदाजी है। दैट मीन्स दिस इज डिक्रीजिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, और इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन द 4 जज केस ऑफ 2014 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंस दिस इज गोइंग अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंस इट इज कॉन्ट्रवेनिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज वाई उन्होंने जो एनजेसी है और जो 99th अमेंडमेंट है उसे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। So as of now what we are having is a collegium system, जहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, जो चीफ जस्टिस हैं वो बाकी 4 सीनियर मोस्ट जजेस से रेफर करते हैं, उसे कंसल्ट करते हैं और उसके बेसिस पर वो रिकमेंड करते हैं। एंड दिस बॉडी एज एन होल इज नोन एज द कॉलेजियम सिस्टम। अब देखते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम के क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या एलिगेशंस लगाए जाते हैं कॉलेजियम सिस्टम के। सो द फर्स्ट एलिगेशन इज दैट इट इज नॉट हैविंग एनी गाइडलाइंस, कुछ क्राइटेरियाज नहीं है, कुछ गाइडलाइंस नहीं है। और जब क्राइटेरियाज नहीं है, गाइडलाइंस नहीं है, देन नेपोटिज्म के एलिगेशंस हैं, फेवरेटिज्म के एलिगेशंस लगाए जाते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर क्राइटेरियाज नहीं है तो आपको रीजंस भी नहीं पता, आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, क्योंकि दिस ऑल फ्यूचर इज हैपनिंग अंडर द क्लोज डोर्स, बंद दरवाजे के अंदर होता है, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी काफ़ी कम है। इसके साथ साथ कॉलेजियम सिस्टम जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में है भी नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट ने इन द 4 जज केस उन्होंने कहा कि एनजेसी जो था वो बेसिक फीचर के अगेंस्ट जा रहा है, सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बट यहाँ पर जो कॉलेजियम सिस्टम है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, सो इवन दो इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर, सो इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका जो लीगैलिटी है दैट इज नॉट देयर। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म्स दैट द कॉलेजियम सिस्टम फेसेस। विद दैट now let's move to our next article, that is on the Shanghai Cooperation Organization's anti-terrorism exercise। अब जो ये anti-terrorism exercise है, जिसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं the joint anti-terrorism exercise JATE, that has been going on from the October 8 से ही लगातार चलते आ रहा है। and that is why I already covered this topic in our yesterday's video, जहाँ पर इसका बेसिक्स जो है SCO से कैसे रिलेटेड है, SCO की कौन से सब ऑर्गेनाइजेशन, सब कमिटी जो है इससे रिस्पॉन्सिबल है, दैट थिंग्स आई हैव discussed in our 10th October video itself. So please refer to the video so that you have a basic understanding of this exercise. With that, now let's move to our next article, that is on the Election Commission. अब इलेक्शन कमीशन का जो रिसेंट डिबेट है, जो कि इलेक्शन कमीशन से इन्वॉल्व है, दैट इज ऑन दी पार्टी सिंबल ऑफ शिवसेना। नाउ अगेन लेट मी वार्न यू, यहाँ पर जो कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, जो पॉलिटिकल डिबेट है, प्लीज डोंट गो इनटू द पॉलिटिकल डिबेट। जो यूपीएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द बेसिक्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, द सेफगार्ड्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, द पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, एंड ऑल दिस फीचर्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर 14 सितंबर वीडियो, जहां पर इलेक्शन कमीशन है क्या, कैसे बना था, क्या क्या फीचर्स है इलेक्शन कमीशन के, क्या क्या एक्टिविटीज़ है, क्या क्या सेफगार्ड्स हैं इलेक्शन कमीशन के, क्या क्या इश्यूज हैं, ऑल दिस थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड in our 14 September video itself. So please refer to the video so that you have a very good understanding, a critical understanding of this Election Commission of India. With that, now let's move to our next article, that is on the CBI. अब बात करते हैं CBI, और CBI में again let me warn you the same thing, CBI is often surrounded with the political debate, but please don't go into the political debate. जो basics हैं उसे हमें समझना है, so basics से start करते हैं। So what is the CBI? So CBI is the Premier Investigating Policy Agency of India. So police agency and it is the Premier Investigating Agency of India. इसके साथ साथ सीबीआई का काम ये भी है कि वो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं सीवीसी को, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल, जो कि करप्शन के एलिगेशंस पे देखते हैं। सो यहाँ पर जहाँ पर आप करप्शन के एलिगेशंस लगाते हो, जहाँ पर आप करप्शन अगर कहीं पे अगर लगता है कि करप्शन हो रहा है, तो आप जो कंप्लेन रेज करते हो दैट इज ऑन द सीवीसी एंड लोकपाल, और सीवीसी एंड लोकपाल इज नॉट हैविंग एनी इन्वेस्टिगेटिव पावर्स। तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कौन सा है? सीबीआई। इसके साथ साथ सीबीआई इज ऑल्सो द नोडल पॉलिसी एजेंसी। सो नोडल पॉलिसी एजेंसी जो है इंडिया का दैट इज सीबीआई। सो सीबीआई बाकी मेंबर कंट्रीज जो हैं, जो कि इंटरपोल के मेंबर्स हैं, उनके साथ भी कोलैबोरेट करता है। इसके साथ साथ यू शुड नो दैट सीबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और ये जो है इट इज फॉर्म्ड एज पर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। विद दैट अब देखते हैं सीबीआई के हिस्टोरिकल कॉन्टेशंस क्या है। अगर हम लोग सीबीआई के हिस्टोरिकल कॉन्टेशन को समझे, सो वी कैन ट्रेस इट बैक टू 1941।
1941 में जो वार हो रहा था, वार में जो एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, करप्शन के जो एलिगेशंस है, सो उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक बॉडी की ज़रूरत थी, एक स्ट्रक्चर, एक कमीशन की ज़रूरत थी, और इसीलिए हम लोग ने फॉर्म किया था स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। देन ओवर द ईयर्स इसमें एक लीगल मैंडेट प्रोवाइड करने के लिए वी हैड एन एक्ट नॉन एज द स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। देन उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद एक कमेटी बना नॉन एज द संथनम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑन करप्शन, और उस कमेटी ने पर्टिकुलरली कहा कि वी हैव टू हैव अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी एंड दैट इज हाउ द सीबीआई वाज बोर्न। सो सीबीआई का जो बर्थ है दैट इज ऑन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ संथनम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। विद दैट अब देखते हैं क्या क्या केसेस हैं जो कि सीबीआई हैंडल करते हैं। सो सीबीआई इज अ वेरी बिग एंड वेरी मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन, और सीबीआई डिफरेंट केसेस को ओवरसी करता है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ केसेस इज एंटी करप्शन केसेस। जो करप्शन के केसेस हैं वहां पर सीबीआई एक्ट कर सकता है। एट द सेम टाइम सीबीआई कैन ऑल्सो टेक इनटू एक्शन ऑन द इकोनॉमिक क्राइम्स, जो भी क्राइम्स है जिसमें एक इकोनॉमिक फेसेट है। फॉर एग्जाम्पल जो बैंक फ्रॉड्स हैं, जो काउंटरफीटिंग इंडियन करेंसी हैं, जो आपके साइबर क्राइम्स हैं, जो कि नारकोटिक स्मगलिंग है, सो ये सब चीज़ों में इट इज़ हैविंग अ रिलेशन विद द इकोनॉमी इन लॉन्ग टर्म्स, और इसीलिए इन क्राइम्स को भी सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकता है। एट द सेम टाइम सीबीआई कैन ऑल्सो इन्वेस्टिगेट स्पेशल क्राइम्स, जहां पर जो अंडरवर्ल्ड है, जो माफिया है, जो कि एक इंटरनेटेड टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, फॉर एग्जांपल द बॉम्ब ब्लास्ट, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, इस तरीके के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। सो उन एक्टिविटीज और उन क्राइम्स, उन ऑफेंसेस को भी टैकल करने का पावर है, एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म है सीबीआई के पास। इसके साथ साथ सीबीआई कैन ऑल्सो हैव स्यो मोटो केसेस, दैट मीन्स वो खुद से कुछ केसेस ले सकते हैं, बट अगेन देयर इज अ नैक हियर। द ट्रिक हियर इज दैट सीबीआई सिर्फ और सिर्फ यूनियन टेरिटरी में जो ऑफेंसेस है उसे ही खुद से ले सकते हैं, उसे ही स्यो मोटो ले सकते हैं। अगर कोई ऑफेंस है जो कि कोई स्टेट में हो रहा है, देन सीबीआई हैज टू टेक कंसेंट फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट के बिना सीबीआई किसी स्टेट में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। दैट इज द इशू विद सीबीआई। With that, now let's see the challenges faced by the CBI. The first challenge is that it is having a political interference. काफ़ी सारे political interference है। CBI को generally कहते हैं as a caged parrot, जो कि स्पीक करता है मास्टर्स वॉइस। नाउ दिस मास्टर्स वॉइस इज द वॉइस ऑफ रूलिंग पार्टी, जो कि एलिगेशंस लगाया था। तो काफ़ी सारे एलिगेशंस है जो कि अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स कहते हैं कि रूलिंग पार्टी सीबीआई को यूज करते हैं उनको हैरास करने के। सो सीबीआई इज ऑलरेडी हैविंग अ लॉट ऑफ political interference. That is a basic challenge with CBI. The second challenge is a delayed investigation. यहाँ पर काफ़ी सारे बिग इन्वेस्टिगेशन जो है, काफ़ी सारे ट्रस्ट है सीबीआई के ऊपर, पर काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशन जो है काफ़ी डिलेड है बिकॉज ऑफ द लो मैन फोर्स एंड द वर्क फोर्स विच इज सीन इन द सीबीआई। The third allegation or the challenge with CBI is a loss of credibility. काफ़ी सारे हाई प्रोफाइल केसेस, फॉर एग्जांपल जहाँ पर पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो, यहाँ जहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वॉल्व हो, फॉर एग्जांपल द बोफोर स्कैंडल, ऐसे जैसे स्कैंडल्स जो कि काफ़ी हाई प्रोफाइल थे, उन स्कैंडल्स में मिसमैनेजमेंट के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है सीबीआई को। देन द नेक्स्ट एलिगेशन और द इशू इज द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी काफ़ी कम है, क्यों? क्योंकि सीबीआई इज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से एक्सेम्प्टेड है सीबीआई, जो कि ट्रांसपेरेंसी कम कर रहा है, और ट्रांसपेरेंसी कम करना मतलब जवाबदेही कम करना। सो इट इज अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। द नेक्स्ट इशू इज द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पर्सनल्स, एंड दिस इज द रीजन, क्योंकि पर्सनल्स कम है और इसके कारण ही मिसमैनेजमेंट होता है। द सेम टाइम इन्वेस्टिगेशन जो है वो डिले होता है। सो दीज आर रिलेटेड। इसके साथ साथ इट इज हैविंग लिमिटेड पावर्स ऑल्सो। वी सो कि सीबीआई को अगर स्टेट में कोई ऑफेंसेस हो रहा है तो उस पर इन्वेस्टिगेट करना है, तो सीबीआई हैज टू टेक कंसेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। सो उनकी जो इन्वेस्टिगेटिव पावर्स है दैट इज सब्जेक्ट टू द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। दैट मीन्स इसकी जो पावर्स हैं वो लिमिटेड हैं। द नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज दैट इसके पास रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस हैं। यहाँ पर अगर उनको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करना है, देन इट हैज टू टेक प्रायर अप्रूवल, उन्हें पहले से अप्रूवल लेना होता है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट मीन्स ये स्टेट के पास जो उनके इन्वेस्टिगेटिव पावर्स हैं वो इट इज सब्जेक्टेड टू द कंसेंट ऑफ द स्टेट। एट द सेम टाइम वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनके खिलाफ भी खुद से इन्वेस्टिगेशन नहीं ले सकते, उससे पहले उन्हें प्रायर अप्रूवल लेना होता है। सो दीज आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय सीबीआई। अब देखते हैं क्या क्या रिफॉर्म्स हैं जो कि सीबीआई में लाने चाहिए। सो द फर्स्ट रिफॉर्म जो कि लाना चाहिए दैट इज टू डीलिंग सीबीआई फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि काफ़ी टाइम हमें इसे कहते हैं कि बंद
चिड़िया है, बंद कबूतर है। सो यहाँ पर वी ऑल्सो से इट एज एन कैज पैरेट। सो इसे इसलिए हम लोग को यहाँ पर डीलिंग करने की ज़रूरत है। इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, जो रूलिंग पार्टी की जो कंट्रोल है, उससे हटाने की ज़रूरत है ताकि जो इंडिपेंडेंस है वो बरकरार रहे। द सेकेंड इशू और द रिफॉर्म दैट वी शुड प्रोवाइड इज दैट वी शुड हैव अ स्टैट्यूटरी स्टेटस। एक स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, एक लेजिस्लेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है CBI को। Then the next advantage, next reform that we want to have in CBI to have it as a more powerful body is that यहाँ पर जो मैन फोर्स हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसे हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है ताकि जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं मिसमैनेजमेंट के, जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं डिलेड इन्वेस्टिगेशंस के, उसे हम लोग हटा पाए। एट द सेम टाइम क्योंकि आपको मैन फोर्स ज़्यादा करना है, यू हैव टू इंक्रीज द ह्यूमन रिसोर्सेज, यू हैव टू इंक्रीज द रिसर्च कैपेबिलिटीज, यू हैव टू प्रोवाइड अ बेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज बेटर प्रोवाइड करने चाहिए। सो दीज वर समथिंग दैट वेर मेंशन एज द इन दी 24th रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। उनके रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन किया था दिस पॉइंट। इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे कमेटीज है। फॉर एग्जाम्पल LP सिंह कमेटी एज वेल एज सेकेंड ARC, इन दोनों कमिटीज ने टुगेदरली उन्होंने कहा कि एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव, एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन की जरूरत है जहां पर CBI को एक मोर पावरफुल एज वेल एज एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला जाए। सो दिस स्टैट्यूटरी स्टेटस इज द मोस्ट कॉमन रिफॉर्म जो कि ज्यादातर कमिटीज ने रिकमेंड किया है। सो विद दैट क्लैरिफिकेशन नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज ऑन द नोबेल प्राइज विनर्स। अब यहाँ पर एज ऑफ टुडे नोबेल प्राइज की जो 6 कैटेगरीज हैं, 6 के 6 कैटेगरीज में नोबेल प्राइजेस अवार्ड किए जा चुके हैं। बट इन कैटेगरीज में किस किस पर्सनैलिटी को दिया गया है, उन्हें क्यों दिया गया है, उसे समझने से पहले कुछ बेसिक्स जानने की ज़रूरत है। एंड दैट बेसिक्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर 4th अक्टूबर वीडियो, जहाँ पर कौन से कैटेगरीज में दिया जाता है, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इन कैटेगरीज में जो नॉमिनीज आते हैं, उस नॉमिनीज को कैसे आप शॉर्टलिस्ट करते हो, इस शॉर्टलिस्ट की जो अथॉरिटी है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड इन आवर 4th अक्टूबर वीडियो इटसेल्फ। अब बात करते हैं कि नोबेल प्राइज जो कि इकोनॉमिक साइंस में दिया गया है वो किस पर्सनालिटी को दिया गया है। सो एज ऑफ नाउ नोबेल प्राइज के हर 6 कैटेगरीज में नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया है, विद द लास्ट कैटेगरी बीइंग द इकोनॉमिक साइंस। इकोनॉमिक साइंस में 3 पर्सनालिटीज को कोलैबोरेटिव फॉर्म में अवार्ड किया गया है। हु आर दिस 3 पर्सनालिटीज? द फर्स्ट वन इज बेन बर्नांकी, देन डायमंड एंड डिबिक। और इन तीनों पर्सनालिटीज को कोलैबोरेटिव फॉर्म में अवार्ड किया गया है। एंड द रीजन जो कि उन्होंने कोट किया है दैट इज फॉर द रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। जो उनका रिसर्च हुआ है बैंक्स के ऊपर और फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर, और उसे अप्रिशिएट करने के लिए नोबेल कमेटी ने उन्हें प्राइज किया गया। अब इसकी जो सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका रिसर्च, इनके रिसर्च को, उसे समझने के लिए वी हैव टू टेक पर्सन बाय पर्सन। सो फर्स्ट पर्सन को लेते हैं, दैट इज दी बर्नांकी। बर्नांकी जो है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था 2008 में, 2008 के टाइम पे जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था अमेरिका में, जो कि सबसे ज़्यादा सफ़र किया गया था वहाँ पर, तो वहाँ पर बर्नांकी जो थे वो चीफ थे वहाँ के फेडरल बैंक के। और बर्नांकी ने ओवर द ईयर्स उनके एकेडमिक करियर में, उनके रिसर्च करियर ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की वो कोशिश कर रहे थे। कौन से क्वेश्चंस थे? क्वेश्चंस ऐसे थे कि अगर बैंक कोलैप्स कर गए, अगर सोसाइटी जो है बैंक्स कोलैप्स कर जाए इन द केस ऑफ एन फाइनेंशियल क्राइसिस, तो बैंक्स को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, सोसाइटी कैसे हेल्प करेगा मैनेज करने के लिए। अगर सोसाइटी में भी काफ़ी सारे इश्यूज हों, बैंक्स में फेल हो जाए, तो हम लोग कैसे इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे ला सकते हैं। सो दीज क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उन्होंने ढूंढने की कोशिश की है ओवर द लाइफ टाइम, और उसे अप्रिशिएट करने के लिए ही उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है। और इन क्वेश्चंस के आंसर्स के थ्रू दे हैव शोन, दिस पर्सनालिटी हैज शोन स्टैटिस्टिकली कि कैसे कोई नॉर्मल डिप्रेशन को अगर आप अनअटेंडेड हो जाए, अगर उन पे ध्यान ना दे, तो जो नॉर्मल डिप्रेशन है वो बढ़कर एक ग्लोबल फाइनेंशियल डिप्रेशन में बढ़ सकता है। सो इसको रोकने के लिए दिस फर्स्ट पर्सनालिटी हैज डन अ लॉट ऑफ रिसर्च, और उसीलिए उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। जो बाकी 2 पर्सनालिटीज हैं, डायमंड एज वेल एज डिबिक, इन्होंने पर्टिकुलरली फोकस किया था कि अगर कभी फाइनेंशियल क्राइसिस होता है देन गवर्नमेंट कैसे उसे रोक सकता है, गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड कर सकता है सिक्योरिटी लोगों को, ताकि सब जो लोग हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस को और ज़्यादा एग्रीव ना करें, उसे ज़्यादा एक्सट्रीम ना करें। सो दीज वेर दी रिसर्च दैट दीज 2 इंडिविजुअल्स डन, और इन वर्क के कारण इन्होंने एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड किया कि कैसे किसी गवर्नमेंट को, कैसे किसी इकोनॉमी को टैकल करना है फ्रॉम एनी फाइनेंशियल क्राइसिस, एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए इन तीनों पर्सनैलिटीज़ को नोबेल प्राइज दिया गया। With that, now let's move to our next article that is on the space economy.
अब बात करते हैं स्पेस इकोनॉमी क्या है। सो हर इकोनॉमी, हर एक इंडस्ट्री की तरह स्पेस इंडस्ट्री को भी आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। देयर इज दिस अपस्ट्रीम मार्केट, देयर इज दिस मिडस्ट्रीम मार्केट एंड डाउनस्ट्रीम मार्केट। अपस्ट्रीम मार्केट मतलब जहां पर आपके कमर्शियल सैटेलाइट मार्केट्स आ जाते हैं जो कि आप डिप्लॉय करते हो, द लॉन्च मार्केट एंड द इंस्टीट्यूशनल मार्केट। देन यू आर हैविंग द मिडस्ट्रीम मार्केट जहां पर आपके ऑपरेटर्स आ जाते हैं, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, ऑपरेशंस आ जाते हैं। देन यू आर हैविंग द डाउनस्ट्रीम मार्केट जहां पर आपके सर्विसेज आते हैं और कंज्यूमर इक्विपमेंट्स आते हैं। सो यू कैन डिवाइड द स्पेस इकोनॉमी और इंडस्ट्री इनटू दीज कैटेगरीज। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इंडियन गवर्नमेंट या बाकी जो कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो स्पेस इकोनॉमी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो द रीजन बीइंग, द फर्स्ट रीजन इज दैट इट इज हैविंग अ ह्यूज अनटैप्ड पोटेंशियल। जो पोटेंशियल है दैट इज ह्यूज। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, सो इंडिया इज ओनली मैनेजिंग एंड ऑक्यूपाइंग 2% ऑफ द स्पेस इकोनॉमी। जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है उसका सिर्फ और सिर्फ 2% इंडिया ऑक्यूपाई करता है। सो यहाँ पर काफ़ी स्कोप है इंडिया को कि वो जो अनटैप्ड पोटेंशियल है उसे एक्सप्लोर करे। द सेकेंड इज दैट इट हेल्प्स इन बूस्टिंग द इकोनॉमी। अगर हम लोग यहाँ पर प्राइवेट एंटिटीज़ को यूज़ करें, प्राइवेट एंटिटीज़ को प्रोएक्टिवली कहें कि ओके आप जाइए स्पेस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करिए, स्पेस इकोनॉमी में वर्क करें, सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट एंटिटीज़ का बेनिफिट नहीं होगा, बट इट वुड हेल्प दीज स्पिलओवर टेक्नोलॉजीज जो हैं वो नॉर्मल मैन्युफैक्चरर्स तक आएंगे और कंट्री एज एन होल वुड डेवलप। The next feature is that low cost ability of India. इंडिया ने काफ़ी बार दिखाया है कि इंडिया इज हैविंग टेक्नोलॉजी और उनके पास एक्सपर्टीज हैं कि जितनी भी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज हैं उसको लो कॉस्ट मैनर में, कम दाम में वो बनाए, और दैट इज वर्ल्ड फेमस। वो जो कैपेबिलिटी है इंडिया का दैट इज वर्ल्ड फेमस, और इंडिया इस कैपेबिलिटी को यूटिलाइज कर सकता है चीप मैनर में। जो लॉन्चिंग सिस्टम्स हैं, जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकता है। द नेक्स्ट इज ए राइजिंग डिमांड। इंडिया के पास कैपेबिलिटीज हैं, इंडिया का इकोनॉमी डेवलप होगा, एट द सेम टाइम देयर इज अ राइजिंग डिमांड। दिस इज नॉट सैचुरेटिंग। ये इंडस्ट्री सैचुरेट नहीं हो रहा, जो डिमांड है वो ओवर द ईयर्स बढ़ रहा है, इट इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी रैपिड रेट, और इस रेट को हम लोग compete कर सकते हैं, इस डिमांड के थ्रू हम लोग फुलफिल कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी के नीड्स, और इंडिया कुड प्रॉस्पर। द लास्ट significance of space economy is the presence of budding entrepreneurs. यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे entrepreneurs हैं, इंडियन entrepreneurs हैं जो कि काम कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ द स्टडी जो कि किया गया था इन 2021, वी फाउंड कि इंडिया, अगर हम लोग देखिए कौन से स्टार्टअप्स हैं कंट्री स्पेसिफिक जो कि स्पेस इकोनॉमी में काम करते हैं, सो इंडिया का जो नंबर है दैट वाज 5th अमॉन्ग अदर कंट्रीज, और बाकी जो भी कंट्रीज थे दे वर वेस्टर्न कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल यूएस, यूके, कनाडा एंड जर्मनी। सो इंडिया इज 5th इन द लिस्ट। दैट मीन्स इंडिया के पास ऑलरेडी काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऑलरेडी काफ़ी सारे प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जो कि काम कर रहे हैं। सो अगर इंडिया उनको प्रोएक्टिवली सपोर्ट करें देन इट वुड हेल्प द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेस इकोनॉमी। अब देखते हैं इस इकोनॉमी को एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया ने ओवर द ईयर्स क्या क्या मेजर्स लिए हैं। सो लेट्स सी द मेजर्स। So first measure is known as the Indian Space Association. इंडिया ने एक इंडियन स्पेस एसोसिएशन बनाया जहां पर इंडिया के सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्लेयर्स ही नहीं बट प्राइवेट प्लेयर्स जो कि स्पेस इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, स्पेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो कोलैबोरेटिव फॉर्म में वर्क करें, वो कोलैबोरेटिव फॉर्म में डिस्कस करें कैसे हमें एनवायरनमेंट बढ़ाना है, कैसे हम क्या क्या डिसीजंस लेंगे, कैसे गवर्नमेंट को क्या क्या डिसीजंस लेना चाहिए। तो वो जो कोलैबोरेटिव डिसीजन है दैट इज समथिंग, उस पर प्रोएक्टिवली काम करने के लिए इंडियन स्पेस एसोसिएशन वाज फॉर्म। इसके साथ साथ देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसे हम लोग शॉर्टलिस्ट करके, जिसे हम लोग एब्रिवेट करके कहते हैं इन स्पेस। इन स्पेस में क्या है, इन स्पेस में आपके काफ़ी सारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आते हैं और वो ऑथराइज करते हैं जो प्राइवेट प्लेयर्स है उसे प्रोएक्टिवली प्रमोट करने के लिए, जो प्राइवेट प्लेयर्स है एज वेल एज एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए कि वो स्पेस इकोनॉमी में आए, वो इन्वेस्ट करे, वो अपने R&D को डेवलप करें, इसके लिए इन स्पेस वाज बिल्ड। इसके साथ साथ देयर वाज दिस एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन। नाउ एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन वाज समथिंग जो कि काफ़ी पहले से है, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1992 में, बट इसका काम दैट वाज हैविंग द सिमिलर एम। द एम ऑफ दिस एंट्रिक्स कमीशन, इसका जो मकसद था, उसका मकसद ये था कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इसरो बनाता है, जितने भी स्पेस प्रोडक्ट्स हैं उसको कॉमर्शियली यूटिलाइज करें, जो उसकी कॉमर्शियल वैल्यू है उससे हम लोग एक्सप्लोर करें, उससे हम लोग बेटर वे में हम लोग एडवर्टाइज करें, उसका काम था एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन का। इसके साथ साथ वी ऑल्सो फॉर्म द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, जो कि एक सेंट्रल PSU है, ये एक PSU है, और इसका काम ये था कि वो इंडियन इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट करे, इंडियन स्पेस इंडस्ट्री में जो भी टेक्नोलॉजी से उसे कैसे इमिनेट करे। दैट वाज द वर्क एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब देखते हैं, वी हैव सीन द स्टेप्स जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं।
अब देखते हैं क्या क्या इश्यूज हैं या क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने। द फर्स्ट चैलेंज दैट इंडिया इज फेसिंग इज द बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स। एक स्टडी किया गया था बाय द सीडीएस एंड आईआईएसटी और स्टडी में दिखाया गया था कि अगर हम लोग प्रीवियस द लास्ट सेकेंड पीरियड दैट इज द 2021 बजट एंड 2019-2020 बजट, अगर इन दोनों बजट को अगर हम स्टडी करें कि स्पेस इंडस्ट्री के ऊपर कितना बजट में कितना प्राइस दिया गया है, कितना अमाउंट दिया गया है, कितना शेयर है, तो अगर हम लोग देखते हैं तो बजट में अगर आप देखें तो जो वैल्यू है जो कि इनको दिया गया है दैट वैल्यू हैज़ डिक्रीज ओवर द ईयर्स। दैट इज द फर्स्ट इशू। सेकेंड इशू इज द लैक ऑफ डाटा। यहाँ पर हम लोग को जानना है कि स्पेस इकोनॉमी में पोटेंशियल कितना है, कितना हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या ग्रोथ है, बट आपको इसको समझने के लिए यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ डाटा ताकि आप समझ पाए कि स्पेस इकोनॉमी कितना बड़ा है, कितना पोटेंशियल है, एंड दैट डाटा इज लैकुने। वहाँ पर काफ़ी सारे पोथोल्स हैं, लैकुनेज हैं, वहाँ पर सारे क्लैरिफिकेशंस नहीं हैं, कुछ एम्बिग्विटी है डाटा में। दैट इज द सेकेंड इशू। द थर्ड इशू इज ऑफ स्पेस डेब्रिस। जैसे जैसे डिमांड बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे नए नए प्लेयर्स आते जाते हैं, वैसे वैसे नए नए मिशंस जो हैं, नए नए जो डेवलपमेंट्स हैं, डिप्लॉयमेंट्स हैं, वो होते जाते हैं। और जैसे जैसे डिप्लॉय करते हो आप, स्पेस की जो डेब्रीज हैं, जो जंक है डेब्रीज, जो भी लेफ्ट ओवर जो मटेरियल्स हैं स्पेस में, वो बढ़ते जाते हैं। और जैसे जैसे डेब्रीज बढ़ते जाते हैं स्पेस के सराउंडिंग में, तो जो भी फ्यूचर मिशंस हैं दे वुड बी हैविंग अ डेंजर। जो फ्यूचर मिशन है उनको काफ़ी सारे मुश्किल फेस करने पड़ेंगे ताकि वो डेब्रीज को काउंटर करना पड़ता है उन्हें। तो दैट इज द नेक्स्ट इशू। Another issue is the absence of legislative framework. एक फ्रेमवर्क नहीं है इंडिया के पास ताकि हम लोग इसे प्रमोट कर पाए। Another issue is of brain drain. जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी फैकल्टीज़ हैं जिसके पास एक्सपर्टीज़ हैं स्पेस टेक्नोलॉजीज़ के पास, वो इंडिया को छोड़कर वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं क्योंकि उनके पास वहाँ पर बेटर एम्प्लॉयमेंट है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है, बेटर लाइफस्टाइल है। तो दिस इज कॉसिंग अ ब्रेन ड्रेन। और इंडिया में जो एक्सपर्ट्स हैं वो फेस कर रहे हैं। इंडिया की जो R&D सेक्टर है दैट इज फेसिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रगल देयर। द लास्ट इशू इज ऑफ लैक रॉबस्ट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। हम लोग यहाँ पर स्पेस इकोनॉमी को अगर हम लोग को अनटैप इकोनॉमी को अगर हम लोग को टैप करना है, एक्सप्लोर करना है, देन वी वांट टू हैव एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज प्राइवेट एंटिटीज। बट एंटरप्रेन्योर्स और प्राइवेट एंटिटीज को लाने के लिए वी हैव टू शो कि ये जो इकोनॉमी है, ये जो सेक्टर है, ये जो इंडस्ट्री है दैट इज वेरी सिंपल बट इट इज़ वेरी इट इज़ वेरी ब्यूरोक्रेटाइज। काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेसी के काफ़ी सारे इश्यूज हैं, काफ़ी सारे रेड टेपिज्म है, काफ़ी सारे पेपर वर्क्स हैं, और जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है दैट इज़ वेरी बैड इन नेचर। और इसके कारण जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आना नहीं चाहते, दे आर क्वाइट रिलेक्टेंट। और इन चैलेंजेस को हमको हटाना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन एक्सप्लोर द स्पेस इकोनॉमी। विद दैट क्लैरिटी, now let's see the question of the day, the quiz of the day. So the first quiz is related to the Central Groundwater Authority. इनके basic questions हैं, please try to attempt this question. The second question is regarding the Wildlife Protection Act of 1972. Now again both these questions are previous year questions. So इन questions को attempt करें and as usual ये जो questions हैं इनके answers along with their explanations would be provided to you in the form of PDF. एंड जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज वेल एज जो पीपीटी है जिसके ऊपर एनालिसिस किया, दैट पीपीटी ऑल्सो यू वुड गेट अ लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन आवर टेलीग्राम ग्रुप। सो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज डू ज्वाइन। विद दैट आई होप टुडेज एनालिसिस वाज बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। विल बी वर्किंग हार्ड फॉर यू गाइस, बट द सेम टाइम वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.